अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो कैप 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस हम कवर कर रहे थे। अभी तक चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें से हमने पास पेपर क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो है वो सारे कवर कर लिए थे। हाँ, कुछ अदर एरिया से रिलेटेड भी पास में कुछ क्वेश्चन टेस्ट हुए हैं। क्या क्वेश्चंस हैं वो आज हम कवर करेंगे ताकि हमारे पास पेपर प्रीवियस 10-11 ईयर्स के 100% हम इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट कर सकें। और साथ हम अपना एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 2 जो 2 दिन का चैप्टर है, वो भी आज स्टार्ट करेंगे। सो मूव होते हैं पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ। और अगर हम देखें तो स्प्रिंग 2020 में इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का कंपनी एक्ट का क्वेश्चन उसने टेस्ट किया था, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके पीछे ऑटम 2019 में उसने इस चैप्टर में से कुछ 7 मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट किया। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट किया। हाँ, उसमें कंपनीज एक्ट नहीं, लेकिन बाकी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े इस चैप्टर के अंदर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और 7 मार्क्स का मतलब अच्छे खासे मार्क्स हैं। मीन हमें कुछ 7 अच्छे पॉइंट में आंसर देना है। तो आइए देखते हैं क्या ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 7 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर 1 टेस्ट हुआ। सो क्या कहता है? अमजद इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मेजर शेयर होल्डर ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो अमजद क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव और मेजर शेयर होल्डर है एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। He has offered your firm to be the first external auditor of the company, और उसने आपकी फर्म को जो है वो एज एक्सटर्नल ऑडिटर की ऑफर की है। During a meeting, he was of the viewpoint that statutory audit exists because it has been legally mandated. Audit require है, क्यों? Legally requirement है, and it does not add value to the business. And it does not add value to the business. मीन इसके अलावा ये बिजनेस के लिए और कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो क्या ऑडिट लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा भी कोई इसकी इंपॉर्टेंस है? यस है। क्या? वही जो हमने इसके फायदे पढ़े थे। क्या? कि इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी इनहैंस होती है और इसे मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं, और इससे शेयर होल्डर को बिजनेस की सेल परचेज में भी हेल्प मिलती है, और इससे कंपनी को लोन लेने में भी हेल्प मिलती है, और इससे इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस जो हैं वो मैनेजमेंट को हाईलाइट हो जाती हैं। ना सिर्फ वीकनेसेस हाईलाइट हो जाती हैं, मैनेजमेंट को उनके अगेंस्ट कुछ रिकमेंडेशंस भी मिलती हैं टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। क्या ख्याल है? तो क्या ये बात ठीक है कि ये बिजनेस को वैल्यू ऐड नहीं करता? नहीं, पहली बात तो ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। इसके कुछ और एडवांटेज हैं जो हम बता सकते हैं। खैर, करना क्या हमें देखते हैं। However, he believes that audit helps in finding all major frauds within the company. However, he believes that audit helps in finding all major frauds within the company. क्या ऑडिटर का काम फ्रॉड को पकड़ना है? नहीं, ऑडिटर का काम तो क्या है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। हम ओपिनियन देने के लिए क्या करना है? एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। एविडेंस ऑब्टेन करने हैं कैसे? थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। इन प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं एविडेंस लेने के लिए। एविडेंस लेके ओपिनियन देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं। क्या फ्रॉड को पकड़ना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो। हाँ, वो जो प्रोसीजर्स आपने डिजाइन करने हैं वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ डिजाइन करने हैं कि अगर कोई फ्रॉड हो तो पकड़ा जाए। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑडिटर की फ्रॉड पकड़ना नहीं है। और वैसे भी ऑडिटर ठीक है, फ्रॉड मीन शायद मिस स्टेटमेंट पकड़ता है, लेकिन क्या ऑल मेजर मिस स्टेटमेंट्स पकड़ता है? नहीं, ऑडिटर क्या करता है? मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स को देखता है, इमटीरियल मिस स्टेटमेंट्स को तो देखता ही नहीं। क्या देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। Required discuss how you will respond to the viewpoint of Amjad regarding the audit of the financial statement। तो आप इसके व्यू पॉइंट को 7 मार्क्स के लिए कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड करोगे? तो मेन 2 इश्यूज थे। एक तो हाँ, पहली अगर हम बात करें कि येस ऑडिट जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट है, तो ये जो उसकी बिलीव है ये जेन्युइन है, लेकिन उसकी बिलीव है कि ऑडिट डज नॉट ऐड वैल्यू टू द बिजनेस। नो, इट इज़ ग्राउंडलेस। क्यों? कुछ एडवांटेज हैं, फॉलोइंग आर द एडवांटेज। तो वो एडवांटेज 5-6 लिस्ट डाउन कर दें, और उसके बाद एक पॉइंट आप फ्रॉड के ऊपर बता दें कि नो ऑडिटर नेवर डिटेक्ट ऑल मेजर फ्रॉड्स। ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैसे? बाय डिटेक्टिंग मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या करता है? प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। हाँ, प्रोसीजर विद एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रॉड डिजाइन करता है, लेकिन मेन ड्यूटी इज नॉट टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। 7 नंबर के लिए
तीनों सारे कॉन्सेप्ट जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े उनका मिक्सचर था, कोई रटा शटा, हाँ इसके अंदर रटा आप शायद एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट तो लिख सकते हो 4-5, लेकिन बाकी 2-3 बातें आपको जो है वो ऑन लैंग्वेज में खुद से करना होंगी, अपना कॉन्सेप्ट जो है वो खुद से ऑन वर्डिंग में एक्सप्रेस करना होगा, जो मेन इशू है स्टूडेंट का इस पेपर में। इसलिए प्लीज़ क्या करना है, एक दफ़ा इसका आंसर अच्छी तरह से रीड करके इसको हाथ से लिख लेना है। इसे अगर हम आगे गए तो स्प्रिंग 19 में इस चैप्टर से 8 मार्क्स टेस्ट हुए जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके। ऑटम 18 में जो है वो इस चैप्टर से 8 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन टेस्ट हुआ। क्या टेस्ट हुआ देखते हैं। रिक्वायरमेंट अगर देखें तो क्या कहता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। आपने एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को टू रिमूव हिज मिसकंसेप्शन रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसकी शायद कोई मिसकंसेप्शन है, क्या है अभी हम सिनेरियो पढ़ के देखेंगे। इंक्लूडिंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर व्यू, ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू। और लेटर लिखना है तो इस 8 नंबर में कि 2 नंबर जो है वो लेटर लिखने के सिर्फ फॉर्मेट के हैं। एग्जामिनर पेपर में अक्सर कहते हैं आप लेटर लिखें, या एग्जामिनर कहते हैं कि आप क्या करें, सपोज कोई रिपोर्ट लिखें, तो उसका कुछ फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, आए थोड़ा सा देखते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाएगा या फिर रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी। सो लेटर लिखने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो लेटर के अंदर जो है वो होता है फ्रॉम। फ्रॉम मीन जो लेटर लिखने वाला है, लेटर लिखने वाला कौन है। सपोज हमने कहा जी ABC जो है वो लेटर लिखने वाला है। आप अगर ऑडिटर हो तो सपोज यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो। अगर हमारा पेज है तो उस पेज के राइट हैंड साइड लेटर की हम बात कर रहे थे कि लेटर हमें कैसे लिखना है। उसका एक फॉर्मेट है जिसके नॉर्मली 1-2 नंबर होते हैं। तो इधर फ्रॉम मीन उसका नाम और डेजिग्नेशन जो लेटर लिखने जा रहा है, और इधर उसका नाम और डेजिग्नेशन जिसको लेटर लिखा जा रहा है, उसका नाम, अगर कोई डेजिग्नेशन है, कोई कंपनी है तो वो भी यहाँ पे दिया जा सकता है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने लिखना होता है सब्जेक्ट। किस चीज़ के बारे में सब्जेक्ट, जिस चीज़ के बारे में हम लेटर लिखने जा रहे हैं। लाइक अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमने लेटर क्या लिखना था, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू रिमूव हिज मिसकंसेप्शन रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सपोज हम लिख देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे इसके डेट, जो भी आपके एग्जाम पेपर की डेट होगी। सपोज आपका जो है वो पेपर है 5 सितंबर को, तो क्या लिखेंगे हम 05 सितंबर, आगे ईयर। और उसके बाद सैल्यूटेशन लेटर लिखने के लिए आपने क्या करना है, सपोज डियर या कुछ भी आप लिख सकते हो। नीचे आपकी क्या आ जाएगी, सारी की सारी बॉडी लेटर की मीन आंसर आपका। और उसके बाद एंड पे आपने क्या करना है, योर्स ट्रूली, और नीचे आप कौन थे, ABC। तो ये क्या है, फॉर्मेट है लेटर का जिसके कोई 1-2 नंबर होते हैं। क्लियर होती है बात। चलिए क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। करना क्या, आपने एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जिसमें आपने क्या करना है, कोई मिसकंसेप्शन है ऑडिट से रिलेटेड वो आपने दूर करनी है और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। 8 नंबर के लिए अच्छे गुड 8 मार्क्स हैं। सो क्या है क्वेश्चन, अ फ्रेंड ऑफ योर्स हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ एसेंडर लिमिटेड। सो आपके एक दोस्त ने एसेंडर लिमिटेड एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, शेयर बाय किए हैं। ऑन रिसीविंग द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट ही मेड द फॉलोइंग कमेंट्स। और कंपनी हमें पता है एवरी ईयर अपनी एनुअल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, उसी के अंदर ऑडिट रिपोर्ट भी होती है और कुछ और कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो उसने क्या किया, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पकड़ते ही कुछ कमेंट्स दिए। क्या कहता है जी, द ऑडिटर हैज़ एक्सप्रेस्ड एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर ने क्या किया है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी है। ओपिनियन मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड होती है। मॉडिफाइड का मतलब होता है कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन, मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अनमॉडिफाइड का मतलब क्या है, कंपनी की फेवर में ओपिनियन, कंपनी की फेवर में मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सो रिपोर्ट या ओपिनियन 2 तरह की है, मॉडिफाइड कंपनी के अगेंस्ट मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अनमॉडिफाइड का मतलब क्या है, कंपनी की फेवर में मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ऑडिटर ने क्या किया है, अनमॉडिफाइड मीन कंपनी की फेवर में ओपिनियन दी है।
सिंस द ऑडिटर मस्ट हैव अराइव्ड एट हिज ओपिनियन आफ्टर टेस्टिंग मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, मीन ऑडिटर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो टेस्ट करने के बाद अपनी ओपिनियन पे आया है। क्या ऑडिटर मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन टेस्ट करता है या सैंपल बेस्ड वर्क परफॉर्म करता है? ऑडिटर सैंपल बेस्ड वर्क परफॉर्म करता है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो टेस्ट नहीं करता। ठीक है, ये एक मिसकंसेप्शन है। ओके, देयरफॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल रिस्पेक्ट्स में करेक्ट होती हैं। मीन ये तो समझ रहा है कि शायद हम गारंटी दे रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट है अगर ओपिनियन दे रहे हैं तो फेवर में, जबकि नहीं, हमारी ओपिनियन में हम क्या करते हैं, अश्योरेंस देते हैं, अश्योरेंस देते हैं, गारंटी नहीं देते। और जो अश्योरेंस देते हैं वो भी कौन से देते हैं, रीजनेबल रादर देन एब्सोल्यूट। क्यों, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। क्या ख्याल है, ऐसी कुछ बातें हैं क्या? सिंस नो कंट्रोल डेफिशिएंसीज एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट हैड बीन रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर, मीन फेवर में ओपिनियन है तो कोई डेफिशिएंसी, कोई जो है वो फ्रॉडुलेंट कंडक्ट जो है वो ऑडिटर ने रिपोर्ट नहीं किया। हाँ, डेफिशिएंसीज, कंट्रोल डेफिशिएंसीज हम क्या करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करते हैं या मैनेजमेंट को लेटर ऑफ वीकनेसेस के थ्रू रिपोर्ट करते हैं? वो तो हम कंपनी की मैनेजमेंट को लेटर ऑफ वीकनेसेस के थ्रू रिपोर्ट करते हैं, उसको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट नहीं किया जाता। तो भी एक मिसकंसेप्शन है कि इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ठीक है हम रिपोर्ट देते हैं डेफिशिएंसीज वीकनेसेस के ऊपर, लेकिन किसको, मैनेजमेंट को, वो किसी थर्ड पार्टी को या जनरल पब्लिक को ऑडिट रिपोर्ट में हम हाईलाइट नहीं करते। तो ये भी मिसकंसेप्शन है। सो कंट्रोल डेफिशिएंसीज की बात भी आ गई। I can safely invest further amount of money in the company because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct of management or misrepresentation in the financial statement. और चूंकि ओपिनियन कंपनी की फेवर में है, अनक्वालिफाइड है, तो वो क्या कह रहा है इन्वेस्टर, मैं कंपनी में और इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, क्यों, कोई रिस्क नहीं है और कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी नहीं है। अब 8 नंबर के लिए हमने क्या करना है, बताना है कि ऑडिट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो उसकी मिसकंसेप्शन है वो हमने कैसे क्लियर करनी है। सो पहली बात तो हम कहेंगे कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर ने ऑल मेजर ट्रांजैक्शन जो है वो टेस्ट की हैं। नहीं, ऑडिटर सैंपल बेस्ड वर्क परफॉर्म करता है। हाँ, ऑडिटर क्या करता है, जो भी काम करता है 100% टेस्टिंग नहीं करता, सैंपल बेस्ड वर्क परफॉर्म करता है। और अगर हम ओपिनियन दे रहे हैं तो इसका मतलब गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है। इसका मतलब क्या है, अश्योरेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 पॉइंट ये बन गए। फिर बात करेंगे कि अगर हम इंश्योरेंस भी दे रहे हैं तो कौन सी दे रहे हैं ऑडिट में, रीजनेबल, लेस देन 100% रादर देन एब्सोल्यूट, मीन 100% इंश्योरेंस ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशंस। कोई 1-2 इनहेरेंट लिमिटेशंस भी बता दो, क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव पावर जो है वो लिमिटेड होती हैं, हमारे पास एविडेंस जो है वो परसुएसिव इन नेचर होते हैं रादर देन कंक्लूसिव। और वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें जजमेंट एस्टीमेट बेस्ड लिखी जाती हैं, जो किसकी होती है, मैनेजमेंट की। नहीं, ऑडिटर का वर्क भी जजमेंटल बेस्ड होता है और जो ऑडिटर की जजमेंट फॉल्टी भी हो सकती है। तो 2-3 पॉइंट इसके ऊपर बन जाएंगे। फिर देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट सिंस नो कंट्रोल डेफिशिएंसीज। तो कंट्रोल डेफिशिएंसीज की बात कर दो कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम हाईलाइट नहीं करते, मिले भी तो किसको रिपोर्ट करते हैं, थ्रू मैनेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट को, और थर्ड पार्टी किसी को नहीं। So I can safely invest a further amount of money because there is no risk and I will lose my money due to fraudulent conduct of management। और फ्रॉड से रिलेटेड अगर ये समझ रहा है कि शायद ऑडिटर फ्रॉड को भी पकड़ता है, डिटेक्ट करता है, तो एक पैराग्राफ इसका बना दो। नहीं, फ्रॉड जो है डिटेक्ट करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है, फ्रॉड पकड़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये मिला के हम कोई 8 पॉइंट में आंसर दे देंगे इसकी मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए। इनफैक्ट 2 नंबर तो आपके पास लेटर के फॉर्मेट के अंदर, बाकी 6 पॉइंट आपको बनाए जा सकते हैं। 8 नंबर अच्छे खासे नंबर हैं, पेपर पास करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमें पास करने के लिए भी एटलीस्ट 4 मार्क्स चाहिए इसमें से। एक दफ़ा आंसर को अच्छी तरह से रीड करके हाथ से गुजार लेना है, अदरवाइज अभी ये बड़ा सिंपल, बड़ा ईजी लग रहा हो, अच्छा कोई बात नहीं लिख लेंगे, लेकिन जब पेपर में एग्जाम प्रेशर में लिखने बैठोगे तो वहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। इसलिए प्लीज़ एक दफ़ा हाथ से प्रैक्टिस कर लेनी है कि कैसे क्या क्या पॉइंट इसमें बनाए गए हैं, ताकि दिमाग में अच्छी तरह बैठ सके। इसे अगर हम आगे चलें तो स्प्रिंग 18 में उसने टेस्ट किया फॉर 4 मार्क्स, हम कवर कर चुके हैं। ऑटम 17 में उसने क्या किया, कवर किया फॉर 5 मार्क्स। क्या है फॉर 5 मार्क्स, देखते हैं।
In response to an audit engagement letter sent to Roof Limited, Mr. Aziz Aslam, the new chief executive of RL, has requested your firm to provide absolute assurance in the audit report. क्या हमें absolute assurance provide करनी चाहिए? नहीं, हम नहीं प्रोवाइड करते. क्यों नहीं प्रोवाइड करते? कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं. क्या ख्याल है? क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं? टाइम, कॉस्ट कंसंट्रेट्स की वजह से हम 100% टेस्टिंग नहीं करते, सैंपल बेस्ड टेस्टिंग करते. फ्रॉड ड्यू टू कल्यूजन हो सकता है, इसलिए उसकी हम जो है वो प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर सकते. और क्या इशू हो सकते हैं? सम अकाउंटिंग फिगर जो है एस्टीमेट बेस्ड होती हैं और एस्टीमेट मैनेजमेंट की होती है जो प्रॉपर वेरीफाई नहीं हो सकती. ऑडिटर के जो प्रोसीजर है वो भी जजमेंटल होते हैं और जजमेंट ऑडिटर की फॉल्टी भी हो सकती है. इसके अलावा क्या हो सकता है? मैनेजमेंट हमें हो सकता है कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड कर रही. इसके अलावा क्या हो सकता है? ऑडिटर के पास लीगल अथॉरिटी पावर नहीं होती. और एक मेन रीज़न थी कि हमारे पास ऑडिट एविडेंस परसुएसिव इन नेचर होते हैं रादर देन कंक्लूसिव. है रिक्वायरमेंट देखने क्या है. ड्राफ्ट एन एप्रोप्रिएट रिप्लाई मेंशनिंग एनी फॉर रीजन व्हाई द अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंप्लाइड विद. तो यही 5 पॉइंट आपने इनहेरेंट लिमिटेशंस लिख देनी है क्यों हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते. रटा. स्प्रिंग 17 में 6 मार्क्स के लिए टेस्ट किया, हम कवर कर चुके. ऑटम 16 में कवर किया उसने 3 + 3 6 + 3 9 + 7 16 मार्क्स के लिए एक ही चैप्टर, जिसमें से शायद क्वेश्चन नंबर 7 तो हम कवर कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हैं 3-3 नंबर के लिए, पार्ट बी और सी जो हमने अभी तक कवर नहीं किया. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? इन रिलेशन टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द कंटेंट्स देयरऑफ अंडर रिवाइज्ड न्यू ISAs, डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नीचे कुछ 2 स्टेटमेंट है बी और सी, तो हमने देखना है कि वो एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है. अगर नहीं है तो फिर क्या एप्रोप्रिएट हो सकता है वो आपने बताना है. 3-3 नंबर के लिए 3-3 पॉइंट में आपने आंसर देना है. रिक्वायरमेंट भी क्या कहती है क्वेश्चन 5 की? रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. ठीक बात है, रीजनेबल एश्योरेंस पॉजिटिव और हाई लेवल होती है, ऐसी बात थी. एंड इज अ गारंटी दैट इफ ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ISAs इट विल ऑलवेज डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हेनेवर इट एग्जिस्ट. लेकिन क्या इसका मतलब गारंटी होता है? नहीं, रीजनेबल तो लेस देन एब्सोल्यूट एश्योरेंस होती है, लेस देन 100% होती है ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशंस. और ऑडिटर कभी भी गारंटी प्रोवाइड नहीं करता. क्या करता है? एश्योरेंस प्रोवाइड करता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. तो क्या करेंगे? बात करेंगे कि रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल एश्योरेंस अप टू दिस एक्सटेंट स्टेटमेंट इज ट्रू बट ऑडिटर प्रोवाइड guarantee that financial statements are true and fair. No, this is not true. और क्यों? उसके बाद वो बात कर देंगे. 3 नंबर के लिए आंसर. पार्ट सी देखते हैं 3 नंबर के लिए क्या लिखा जा सकता है. The auditor obtain an understanding of controls relevant to the audit in order to design audit procedures. ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए कंट्रोल सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग लेता है, नॉलेज लेता है. ये बात ठीक थी. क्यों? हम इवैल्यूएट करके देखेंगे कि हमें सिस्टम बेस्ड अप्रोच मीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव पे चलना है अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो. हाँ, अगर कंट्रोल सिस्टम वीक हमने जाना तो फिर हमें क्या करना है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करने, फिर हमें सब्सटेंटिव अप्रोच पे चलना है. क्या ख्याल है? सो ऑडिटर क्या करता है? ऑब्टेन करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स to the audit in order to design audit procedure. तो यहाँ तक बात ठीक है. that are appropriate in the circumstances and also for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of entities internal control system. क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ओपिनियन भी देता है? तो नहीं, ये बात ठीक है नहीं है. ऑडिटर क्या करता है? कंट्रोल वीकनेसेस को हाईलाइट करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है विद रिकमेंडेशन थ्रू लेटर ऑफ वीकनेसेस. बट ऑडिटर express opinion on the financial statement rather than on effectiveness of internal control. बात ठीक थी, वो हमने कहा ठीक है. जो बात ठीक नहीं थी वो हमने बता दी क्यों ठीक नहीं है. 3 नंबर के लिए आंसर दिया जा सकता है. ओके, उससे पीछे अगर हम देखें स्प्रिंग 16 में उसने टेस्ट किया 6 मार्क्स के लिए जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके. ऑटम 15 में उसने कवर किया 3 नंबर के लिए. Briefly explain with examples the different level of assurance that can be provided to an assurance client. तो 2 levels थे assurance के या 2 types assurance की. एक reasonable positive high level assurance जो हम provide करते हैं audit में. Example क्या है? financial statements give true and fair view या financial statements do not give true and fair view.
दूसरी क्या थी, लिमिटेड नेगेटिव मॉडरेट लेवल दैट विल बी प्रोवाइडेड इन रिव्यू एंगेजमेंट ड्यू टू 3 limited procedure application, analytical procedures, inquiry, written representation. For example, nothing has come to our attention that causes us to believe financial statements do not give and fair view. क्या कह रहे हैं, रटा लिखना यहाँ 3 नंबर के लिए। उससे पीछे स्प्रिंग 15 में उसने टेस्ट किया, ये चैप्टर 2 + 3 8 मार्क्स के लिए हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये ऑटम 14 में 8 मार्क्स के लिए कवर कर चुके, स्प्रिंग 14 में 7 मार्क्स के लिए कवर कर चुके, ऑटम 13 में 6 मार्क्स के लिए कवर कर चुके, स्प्रिंग 13 में कोई 7 मार्क्स के लिए कवर कर चुके, ऑटम 12 में 7 मार्क्स के लिए कवर कर चुके, स्प्रिंग 12 में कोई उसने टेस्ट किया ये चैप्टर 2 + 6 8 + 4 10 मार्क्स 12 मार्क्स के लिए ऑलरेडी हम कवर कर चुके। ऑटम 11 में उसने टेस्ट किया ये चैप्टर फॉर 11 मार्क्स कवर कर चुके। स्प्रिंग 11 में टेस्ट किया उसने 3 नंबर के लिए। क्या लिस्ट 3 रीजंस व्हाई ऑडिट एविडेंस इज कंसीडर्ड टू बी परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। ऑडिट एविडेंस परसुएसिव इन नेचर होते हैं, कंक्लूसिव क्यों नहीं होते? तो वही नैरो लिमिटेशंस ड्यू टू कॉस्ट एंड टाइम कंसंट्रेट्स, or management may not provide all information to the auditor, or auditor procedures are based on judgment and that judgment could be faulty. 3 बातें की जा सकती हैं persuasive, या auditor work based on sample rather than 100% transactions, that's why audit evidence are persuasive in nature rather than conclusive. रटा। उससे पीछे स्प्रिंग 10 में ये चैप्टर टेस्ट किया उसने, 10 मार्क्स के लिए हम कवर कर चुके, और पीछे आ गया ऑटम 9 में कुछ 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट हुआ। ब्रीफली हाईलाइट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कैसे प्रिपेयर करना, अकॉर्डिंग टू AFRF प्रिपेयर करना, और क्या करना, वो जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो सिलेक्ट भी करना, और क्या करना, फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना, और क्या करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली जो है वो एप्रोप्रिएटली अप्लाई करना, और क्या करना, रीजनेबल एस्टिमेट जजमेंट जो है वो मेड करना टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे, अकॉर्डिंग टू AFRF, और वो AFRF क्या करना है, सिलेक्ट करना है, फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर्स प्रिपेयर करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, और क्या करना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो एप्रोप्रिएट सिलेक्ट करनी है, ना सिर्फ सिलेक्ट करनी है, उनको कंसिस्टेंटली अप्लाई भी करना है, और जजमेंट एस्टिमेट जो है वो मेड करने हैं जो क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। तो ये बातें करनी है फॉर 7 मार्क्स। और यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। हर एंगल से कोई ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं रहा जो हमने कवर ना किया हो। ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे पास्ट 10-11 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से टेस्ट हुए थे वो हमने कवर कर लिए। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीटली वाइंड अप हो गया। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। सो चैप्टर 2 का नाम क्या रखा गया है, ऑब्टेनिंग एन एंगेजमेंट मीन एंगेजमेंट मीन ऑडिट। क्लाइंट हमारा जो रिलेशनशिप है, मीन किसी कंपनी का हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो ये क्या है, हमारी एक तरह की इंगेजमेंट है उस क्लाइंट के साथ। शादी नहीं है, क्यों, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, इंगेजमेंट है, टूट जाएगी कब, नेक्स्ट AGM तक हम ऑडिटर है, उसके बाद ये हमारी इंगेजमेंट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर आगे भी हमने ऑडिट करना है तो दोबारा से हमारी इंगेजमेंट होगी। सो ऑडिट क्लाइंट का जो आपस में रिलेशनशिप है इसको क्या नाम दिया जाता है, ऑडिट इंगेजमेंट का। सो कैसे हमने ऑडिट इंगेजमेंट जो है वो एक्सेप्ट करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है, तो कुछ बातें हमें यहाँ पे बताई गई हैं। क्या कहता है जी, एडवर्टाइजिंग, क्या हम ऑडिटर कोई क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकता है, तो यस कर सकता है, अपनी सर्विस को एडवर्टाइज कर सकता है। लेकिन सर्विस को एडवर्टाइज करते वक्त आपने देखना है कि इससे किसी दूसरे की सर्विस के ऊपर डिस्क्रेडिट नहीं आना चाहिए, या प्रोफेशन हमारा जो है इसकी सर्विस के ऊपर डिस्क्रेडिट नहीं आना चाहिए। मीन हमें अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट, रेप्यूट को मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन रखना है, मीन हम जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इश्तहार लगा रहे हैं, कहाँ पे हमने लगा दिए, रिक्शों के पीछे अपने बैनर लगा दिए, सब्जी मंडी में अपने बैनर लगा दिए, लारी अड्डा में अपने बैनर लगा दिए, तो नहीं, ये अप्रोप्रिएट
प्लेसेस नहीं हैं, हम ऑडिटर, ऑडिट फर्म कोई लेवल है, तो हमें अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट को मेंटेन रखने के लिए सपोज किसी बिजनेस जर्नल के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के अगर हम बिजनेस का कॉलम है उसमें एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कर सकते हैं, लाइब्रेरीज में कर सकते हैं। मीन एप्रोप्रिएट प्लेस होनी चाहिए। साथ क्या कहता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कहना जी कि हम 5,000 में ऑडिट करते हैं, एक कंपनी आ गई, ये नहीं जी 5,000 इसमें ऑडिट करें, वो नहीं जी हमने तो एक छोटी सी दुकान का कहा था, आपको तो 5 लाख में करेंगे। इस मीन आपकी एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग थी, तो इसलिए मिसलीडिंग नहीं क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगर आप फी एडवर्टाइज कर रहे हो तो उसमें बताओ किस टाइप की कंपनी का आप इसमें ऑडिट करोगे, क्या वर्क इसमें परफॉर्म करोगे, इधर ऑडिट करोगे या रिव्यू करोगे। मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। और साथ क्या है, फॉल शॉर्ट ऑफ एनी लोकल रेगुलेशन लेजिस्लेशन मीन लॉ के अगेंस्ट भी नहीं होनी चाहिए। लाइक लाहौर का अगर हम देखें तो यहाँ पे एलडीए की एक पॉलिसी है कि अगर आपने रोड पे बैनर्स लगाने हैं तो एलडीए से आपने परमिशन लेनी है या कोई फी पे करनी है। तो अगर आप एलडीए से परमिशन लिए बिना आप रोड पे अपने बैनर्स लगा रहे हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये लॉ के अगेंस्ट हो गया। तो एडवर्टाइजिंग अलाउड है, लेकिन क्या प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट नहीं उससे पहुंचना चाहिए, रिस्पेक्ट मेंटेन रहनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, और साथ अगेंस्ट लॉ नहीं होनी चाहिए। इसमें आईकैप ने भी कुछ जो है वो चीज़ें मेंशन की हुई हैं जो आपको फॉलो करनी है। लाइक एनी कम्युनिकेशन अनाउंसमेंट एंड पब्लिक नोटिस सीए शुड नॉट यूज मीन्स विच ब्रिंग प्रोफेशन इनटू डिसरिप्यूट। मीन ऐसा कोई मेथड, रिक्शे, लारी अड्डा, सब्जी मंडी, ये यूज़ नहीं करने जिससे रिस्पेक्ट प्रोफेशन की जो है वो अफेक्ट हो। मेक एग्जैजरेटेड क्लेम्स मीन अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट एग्जैजरेटेड क्लेम्स को अवॉइड करना। एग्जैजरेटेड मीन किसी को टू मच हाई चार्ज कर रहे हो, किसी को टू मच लो चार्ज कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना। कोई फेयर आपकी जो है वो क्लेम्स होनी चाहिए। एग्जैजरेटेड क्लेम्स में ये भी आ जाता है कि आप जो हो वही चीज़ें जो है वो शो भी करो, जो आप हो नहीं वो शो नहीं करो। आपके सपोज जो है वो 3 ऑफिस हैं पाकिस्तान के अंदर, आपके पास 10 पार्टनर और आपने कह दिया वी आर द लार्जेस्ट फर्म इन द कंट्री, तो नहीं, ये एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं, ये आप नहीं कर सकते। जो रियलिटी है वही बताओ। क्यों 3 ऑफिस 10 पार्टनर के साथ आप कंट्री के अंदर लार्जेस्ट नहीं हो सकते। क्यों बिग 4 के ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर, हर मेजर सिटी के अंदर ऑफिस हैं और हर ऑफिस के अंदर शायद 10 से ज़्यादा ही पार्टनर होंगे। डेनिग्रेट द वर्क ऑफ अदर अकाउंटेंट्स मीन ऐसा कोई हरकत नहीं करना जिससे दूसरे अकाउंटेंट क्या वर्क डेनिग्रेट मीन उसको आप लो शो कर रहे हो। लाइक फ्री में सब चीज़ देने चले गए हो, नहीं, या कह रहे हो फलां फर्म अच्छा काम नहीं करती, हम अच्छा काम करते हैं, तो फलां भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप गाली किसको दे रहे हो उसको। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी। साथ ही सीए प्रिपेयरिंग एंड ऑथराइजिंग इशू ऑफ सच मैटर शुड डू सो विद द ड्यू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोफेशन एंड पब्लिक एज ए होल। थोड़ा आपको प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल रहते हुए जो एडवर्टाइजमेंट करनी है। सच मटीरियल शुड बी इन गुड टेस्ट बोथ टू आ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। और जो भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उसका कंटेंट, उसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। प्रोफेशन के ऊपर डिस्क्रेडिट नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई रटा लगाने वाली चीज़ नहीं थी, जस्ट रीडिंग थी, यहाँ से कुछ भी रटा नहीं लगाना। एडवर्टाइजमेंट फॉर सॉलिसिटेशन मस्ट बी अवॉइडेड। सॉलिसिटेशन बोलते हैं पेड वर्क आप जो लेने जा रहे हो, पेड वर्क जो आप लेने जा रहे हो उसकी एडवर्टाइजमेंट में कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने नहीं करनी। क्या नहीं करनी देखते हैं। कहता ऑल अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक नोटिस शुड बी एम्ड एट इन्फॉर्मिंग द रिसिपिएंट और द पब्लिक इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। मीन आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव मैनर में होनी चाहिए, उसे क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो। conform to basic principles of legality, decency, clarity, honesty and truthfulness। मीन जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करोगे वो क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। फी एडवर्टाइज कर रहे हो तो साथ बताओ अपनी सर्विसेज क्या क्या इसमें सर्विसेज दोगे। डिसेंट होनी चाहिए, मीन उसमें वर्ड्स जो है वो आपको डिसेंट यूज करने हैं, अनप्रोफेशनल वर्ड्स यूज नहीं करने। इसके अलावा ऑनेस्ट भी होनी चाहिए, मीन सच्ची होनी चाहिए, इसमें झूठ कूड़ नहीं मारने। और ट्रूथफुलनेस पर बेस होनी चाहिए, मीन जो चीज़ें आप करते हो वही होना चाहिए। ये नहीं कि हम गारंटी देते हैं कि आपका जो है वो टैक्स सेव करेंगे, नहीं, गारंटी आप कभी भी नहीं देते, ना ही आप दे सकते हो। आप तो एश्योरेंस देते हो, वो भी रीजनेबल देते हो, तो ऐसे कोई क्लेम्स हमें नहीं करने। मीन एडवर्टाइजमेंट जो भी है वो क्या होनी चाहिए, लीगल, डिसेंट, क्लियर, ऑनेस्ट एज वेल एज ट्रूथफुलनेस पर बेस।
एंड नॉट प्रोजेक्ट एन इमेज विच इज इनकंसिस्टेंट विद दैट ऑफ प्रोफेशनल पर्सन, और कोई ऐसा हमने इमेज प्रोजेक्ट नहीं करना जिससे प्रोफेशनल पर्सन के अगेंस्ट कोई हरकत हो। फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, हाँ ये कोई 5-6 पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। मीन एडवर्टाइजमेंट करते वक्त क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, क्या हमें नहीं करना, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करना है। क्रिएट फॉल्स डिसेप्टिव और अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन ऑफ फेवरेबल रिजल्ट्स, मीन हम गारंटी देते हैं कि हम आपका टैक्स सेव करेंगे, तो ये क्या है, फॉल्स डिसेप्टिव अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन है कि हम यही रिजल्ट देंगे। नहीं, आप टैक्स वर्क परफॉर्म करोगे, अकॉर्डिंग टू टैक्स रूल्स चलोगे, टैक्स सेव होता हुआ तो करोगे, नहीं होता तो नहीं करोगे, तो इसलिए गारंटी नहीं देनी किसी भी काम की। Employ the ability to influence any court, tribunal, regulatory agency और similar body, मीन ऐसी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए जिसको आप कल को कोर्ट में या किसी रेगुलेटरी बॉडी में अगर आपके अगेंस्ट एक्शन हो तो आप उसे जस्टिफाई भी कर सको। मीन लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जस्टिफाइबल होनी चाहिए। कंसिस्ट ऑफ सेल्फ लॉडेटरी स्टेटमेंट, सेल्फ लॉडेटरी बोलते हैं प्रेज को, सेल्फ लॉडेटरी बोलते हैं प्रेज को, मीन अपनी अपनी जो है तारीफें करना नहीं होना चाहिए। लाइक वी आर द लार्जेस्ट, वी आर द मोस्ट प्रोफेशनल, दिस मीन सिर्फ आप मोस्ट प्रोफेशनल हो, बाकी सारे फर्म जो वाले जो है वो झक मार रहे हैं, मीन वो प्रोफेशनल नहीं है। तो ऐसी भी एडवर्टाइजमेंट में हमें चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए जिससे अदर प्रोफेशनल्स के ऊपर जो है वो इफेक्ट आता हो। मेक कंपैरिजन विद अदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, मीन ये नहीं कहना कि हम सबसे अच्छा काम करते हैं, मीन आप दूसरों को कह रहे हो, डेनिग्रेट कर रहे हो कि वो गंदा काम करते हैं, तो ऐसी हरकत भी नहीं करनी। कंटेन टेस्टिमोनियल और एंडोर्समेंट, टेस्टिमोनियल बोलते हैं किसी की कोट्स जो हैं, किसी के वर्ड्स जो हैं उनको यूज करना अपने बेनिफिट के लिए। तो टेस्टिमोनियल या एंडोर्समेंट मीन अदर की कोट्स, अदर के वर्ड्स जो हैं वो भी हमने यूज नहीं करने। साथ क्या कहता है, कंटेन एनी अदर रिप्रेजेंटेशन दैट वुड बी लाइकली टू कॉज रीजनेबल पर्सन टू मिसअंडरस्टैंड और डिसीव्ड, मीन कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जिससे दूसरे लोग जो हैं वो मिसअंडरस्टूड हों या फिर डिसीव्ड हों। मीन फी इतने में ऑडिट करेंगे तो साथ के लिए बताओ क्या क्या सर्विस दोगे, किस टाइप की कंपनी का ऑडिट करोगे। मेक अनजस्टिफाइड क्लेम टू एन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, और कोई अनजस्टिफाइबल क्लेम भी नहीं करने। वी आर द मोस्ट प्रोफेशनल, वी आर द लार्जेस्ट, वी प्रोवाइड गारंटी, तो ऐसी काम हमने नहीं करने। तो ये कोई 5-6 पॉइंट हैं जिन्हें हमें रटा लगाना है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। क्या प्रोहिबिटेड है? फॉल्स, डिसेप्टिव, मिस अनजस्टिफाइबल एक्सपेक्टेशन ऑफ फेवरेबल रिजल्ट्स, एम्प्लॉय द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एनी कोर्ट, सेल्फ लॉडेटरी स्टेटमेंट जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए, कंपैरिजन विद अदर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, टेस्टिमोनियल एंडोर्समेंट नहीं यूज़ करनी चाहिए, कोई हमने जो है वो ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग आती हो नहीं करनी चाहिए, और अनजस्टिफाइबल क्लेम अगेंस्ट लाइक इन केस ऑफ एनी स्पेशलिस्ट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज हमें अगर हैं तो यूज़ करो, अगर नहीं हो तो ऐसे वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। सो एडवर्टाइजिंग में किन किन बातों का ख्याल रखना है, थोड़ा सा चैप्टर 2 में हमें यही बताया जा रहा है। फ़ी की बात करें तो कहता है फ़ी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं लेकिन हमारी फ़ी जो है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। मीन फ़ी एडवर्टाइज करते वक्त हमें अपनी साथ सर्विसेज बतानी है कि हम इसमें किस टाइप की कंपनी का ऑडिट करेंगे या क्या क्या सर्विसेज देंगे। सर्विसेज के बिना फ़ी एडवर्टाइज करना अलाउड है ही नहीं ऑडिटर को। हाँ, दूसरों के अगेंस्ट हम जो है इन कंपैरिजन फ़ी बता सकते हैं, लाइक दूसरे भी फ़ी एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि हम इतने में ऑडिट करेंगे, उनसे कम भी अपनी फ़ी रख सकते हैं। हाँ, फ़ी में हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट दें तो फिर हमें साथ क्लैरिटी भी बतानी है कि हमारी टोटल फ़ी कितनी है और हम कितने % डिस्काउंट दे रहे हैं। रादर देन हमारी नॉर्मल फ़ी है 2 लाख और हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया हम जी 50% पे ऑडिट करेंगे। क्लाइंट आया ऑडिट करवाने के लिए तो हमने क्या कहा जी हमारी 4 लाख फीस है और 50% डिस्काउंट करके 2 लाख का चार्ज करेंगे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो साथ बताओ आपकी ओरिजिनल फ़ी क्या है और उसमें साथ सर्विसेज भी बतानी है, क्या क्या आप इसमें सर्विसेज दोगे। सो ये थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हमने बातें पढ़ ली। मेन हमें ये 5-6 पॉइंट रटा लगाने हैं। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो हमें इंट्रोडक्शन एक टॉपिक मिलेगा। मीन आप सपोज एक कंपनी को आपने कहा कि अगर मुझे फलां कंपनी का तो ऑडिट लेके दे देना तो मैं तुझे इतनी कमीशन पे करूंगा। उसने आपको ऑडिट ले दिया, आपने उसे कमीशन पे की, तो ये कमीशन अलाउड है। आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे,
गलती से आपके क्लाइंट ने आपसे पूछ लिया यार मुझे अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनवाना है, अकाउंटिंग का कोई अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस जानने वाला है। हमने कहा ओ फलां ABC सॉफ्टवेयर हाउस वाले क्या कमाल सॉफ्टवेयर बनवा के देते हैं, हमने भी अपना उनसे बनवाया था, आप उनसे बनवाएं। हमारा क्लाइंट ABC वालों के पास चला गया सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, जाके डील कर आया। बाद में हम उस सॉफ्टवेयर हाउस के पास गए, भाई आपको कस्टमर दिया है, हमारी कमीशन दो। तो ये जो कमीशन हमने रिसीव की क्लाइंट को कहीं और इंट्रोड्यूस करवाने के अगेंस्ट, ये भी अलाउड है, डिसअलाउड नहीं है। लेकिन क्या है, अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना है, ये चीज़ डिस्क्लोज करनी है अपने क्लाइंट को कि आपको ऑडिट एक्सेप्ट करने के अगेंस्ट हमने किसी को कमीशन पे किया था या आपको कहीं पर रेफर किया है तो हमने वहाँ से इस चीज़ का कमीशन लिया है। ये चीज़ आपने क्लाइंट के नॉलेज में देनी है, डिस्क्लोज करनी है। इंट्रोडक्शन। इससे अगर हम आगे चलें तो हमें कुछ टॉपिक और मिलेगा टेंडरिंग से रिलेटेड। क्या है टेंडरिंग के, एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है वो थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस भी होती है। क्या होती है टेंडरिंग? टेंडरिंग क्या है, एक प्रोसेस है। सपोज एक कंपनी ने अपनी कोई चीज़ बाय करनी है, सपोज एक कंपनी है उसने कोई हैवी मशीनरी बाय करनी है, तो कंपनी क्या करती है, टेंडर ओपन करती है। टेंडर ओपन करने का मतलब क्या है कि कंपनी सपोज एडवर्टाइजमेंट करेगी न्यूज़पेपर के अंदर कि हमें ये मशीनरी ये क्वालिटी की इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो डिफरेंट सप्लायर्स क्या करें, अपनी अपनी कोटेशन मीन प्रपोजल सेंड करें। अब डिफरेंट सप्लायर क्या करेंगे, अपनी अपनी प्रपोजल कोटेशन सेंड करेंगे, कंपनी देखेगी कौन अच्छी मशीनरी लो कॉस्ट में दे रहा है, उससे चीज़ बाय कर लेगी। अब ये जो चीज़ बाय की गई है ये किसके थ्रू बाय की गई है, टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू। तो एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस होती है। सपोज एक कंपनी अपना ऑडिटर अपॉइंट करना है तो कंपनी क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी न्यूज़पेपर के अंदर कि हमें अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो डिफरेंट फर्म्स क्या करेंगी, अपना अपना प्रपोजल कंपनी को सेंड करेंगी कि हम ये ऑडिट में काम करेंगे और इतनी फ़ी चार्ज करेंगे। एक दूसरी फर्म कहेगी हम ये काम करेंगे, ये फ़ी चार्ज करेंगे। तो कंपनी देखेगी, क्लाइंट देखेगा कौन ऑडिटर अच्छा काम करता है और कम फ़ी चार्ज करता है, उसको एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रपोजल लेके डिफरेंट फर्म से कोटेशन लेके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है, इसे क्या नाम देता है, टेंडरिंग प्रोसेस का। तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस भी होती है, अलाउड है ये। इससे आगे क्या बातें हैं, होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्या करना है, कैसे ऑडिट एक्सेप्ट करना है, ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना है, और हम चैप्टर 2 को जो है वो प्रॉपर्ली वाइंड अप करेंगे। आज हमने क्या करना है, चैप्टर 2 में से जस्ट रीडिंग करनी है, ये 5-6 पॉइंट हमने लर्न करने हैं और टेंडरिंग तक जस्ट रीडिंग है। आगे इसमें ऐसा कोई चीज़ लर्न करने वाली यहाँ तक नहीं है, ये 6 पॉइंट को छोड़ के। हम बाकी चैप्टर 2 में क्या बातें हैं होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज कवर करके इसको नेक्स्ट कोई 1-2 लेक्चर्स में हम वाइंड अप कर देंगे। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2।